सड़क के बीचों बीच खड़ा मल्हार खुद के बाल नोच लेने की हालत में था। उसकी आंखें और शक्ल देखकर लग रहा था जैसे वह अभी रो पड़ेगा। बदहवास सी हालत में वह सड़क के दोनों ओर देखकर यह अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा था कि नलिनी जी किस दिशा में गई होंगी। गली पूरी तरह सुनसान थी। इक्का दुक्का लोग नजर आ रहे थे, पर किसी से पूछने पर भी कोई सुराग नहीं मिला। उन्होंने नलिनी जी को नहीं देखा था। मल्हार पागलों की तरह कभी दाईं ओर दौड़ लगाता तो कभी बाईं ओर गली के आखिरी छोर तक जाता और फिर लौट आता। उसे समझ नहीं आ रहा था कि माँ आखिर गई कहाँ। उन्हें तो इस जगह के बारे में कुछ पता भी नहीं था। अभी तक तो मल्हार को भी ठीक से यहाँ के रास्तों और जगहों की जानकारी नहीं हुई थी। फिर वो तो घर में रहने वाली बुजुर्ग महिला हैं। क्या जरूरत थी माँ से लड़ने की। खुद को दोषी मानते हुए मल्हार ने अपने माथे पर हाथ मारा और खुद को कोसना शुरू कर दिया। पापा को, भैया को क्या जवाब दूंगा मैं। हर बात का डर, हर बात का खौफ। मल्हार की हालत मरने जैसी हो गई थी। तभी उसकी जेब में रखा फोन घनघना उठा। किसी अनहोनी की आशंका से उसने तुरंत कॉल उठा ली। शायद माँ का कॉल हो या किसी ने खबर देने को कॉल किया हो। डरते हुए उसने बिना ध्यान दिए कॉल उठा लिया। हेलो। सामने से आती आवाज सुनकर मल्हार को जैसे अब कुछ होश आया। इस बुरे वक्त में कोई तो सहारा मिला। वृष्टि। मल्हार की कांपती हुई आवाज सुनकर वृष्टि चौंक गई। क्या हुआ? आप रो रहे हैं क्या? कुछ हुआ है? उसकी आवाज में घबराहट थी। बताइए न क्या हुआ। मल्हार की सांसें उखड़ी हुई थीं। वृष्टि। माँ कहीं खो गई हैं। गलियों में भटकते हुए उसने किसी तरह कहा। वृष्टि, क्या तुम आ सकती हो? प्लीज हेल्प मी, वह गिड़गिड़ाते हुए बोला। मैं आती हूँ, आप घबराइए मत, मैं बस कुछ देर में पहुँचती हूँ। वृष्टि ने बिना देर किए कॉल काटी, गाड़ी की चाबी उठाने बाहर की ओर भागी। पीछे से प्रेरणा जी आ रही थीं। वे पूरी बात सुन चुकी थीं, क्योंकि कॉल तो उन्होंने ही लगवाई थी ताकि मल्हार को अपनी तरफ बुलाया जा सके। कहाँ चली गई वो? प्रेरणा जी भी परेशान हो उठीं। पता नहीं बुआ जी, हो सकता है किसी काम से निकली हों और रास्ता भूल गई हों। अभी नए हैं न वो लोग यहाँ। वृष्टि ने फुर्ती से जैकेट और स्कार्फ उठाया, गाड़ी की चाबी ली और बाहर की ओर भागी। मैं भी चलूं? प्रेरणा जी ने पूछा। नहीं, आप घर पर रुकिए, मैं देख लूंगी। ध्यान से गाड़ी चलाना बेटा, प्रेरणा जी फिक्र से पीछे से आवाज दी। शुक्र था कि आज उनकी फोर व्हीलर घर के आगे ही खड़ी थी, गैराज में नहीं। वृष्टि ने कुछ ही पल में गाड़ी स्टार्ट की और मल्हार के घर की ओर बढ़ा दी। उधर मल्हार भी घर पहुंच चुका था और अपनी गाड़ी लेकर दोबारा नलिनी जी को ढूंढने निकल पड़ा था। वृष्टि पूरे रास्ते इधर उधर झांकती जा रही थी। हर साड़ी पहनी महिला को वह ध्यान से देख रही थी। तभी उसकी नजर चौराहे के पास से निकलती दूसरी गली में पड़ी। वह रास्ता मल्हार के घर के ठीक विपरीत दिशा में जाता था। नीली साड़ी पहनी एक महिला दूर से नलिनी जी जैसी ही लगी। अंदेशा ही सही, पर देख लेना बेहतर है, सोचकर वृष्टि ने गाड़ी उसी दिशा में मोड़ दी। पास पहुंचते ही उसका अंदाजा सही निकला। वह सचमुच नलिनी जी ही थीं, जो परेशान सी इधर उधर देख रही थीं और किसी को रोका हुआ था उन्होंने अपने पास जिससे वो बात कर रही थी। वृष्टि ने गाड़ी रोककर दौड़ लगाई। आंटी, वह उनके पास पहुंची। तब नलिनी जी जो किसी से रास्ता पूछ रही थी, उन्होंने वृष्टि की तरफ देखा। उसे देखते ही उनको जैसे एकदम से राहत मिल गई हो। वृष्टि बेटा, उन्होंने राहत की सांस लेते हुए कहा। आप यहाँ क्या कर रही हैं? वृष्टि ने हैरान हो उन्हें पास जाकर पूछा। बेटा, रास्ता भटक गई थी। अब घर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था और पता भी नहीं मालूम मुझे यहाँ का, नलिनी जी परेशान होकर बोली।
आइए गाड़ी में बैठिए, मैं आपको घर ले चलती हूँ। वृष्टि ने दरवाजा खोला, उन्हें बैठाया, फिर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। गाड़ी स्टार्ट करने से पहले उसने मल्हार को कॉल लगाया। उसने एक ही रिंग में कॉल उठ ली। बहुत बेचैन हो रखा था वो। हाँ वृष्टि। माँ मिली। मल्हार की कांपती हुई आवाज सुनकर नलिनी जी भी सहम गईं। जी मिल गईं। मैं उन्हें लेकर आ रही हूँ, वृष्टि ने कहा और कॉल कट कर दी। मल्हार ने तुरंत गाड़ी रोकी, गहरी सांस ली और दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। जब चेहरा उठाया तो आंसू से भीगा हुआ था। उसने नैपकिन से चेहरा पोंछते हुए गाड़ी को घर की ओर मोड़ लिया। वह तो पुलिस स्टेशन जाने ही वाला था, ताकि मदद मिल सके, भले ही रिपोर्ट न भी लिखी जाए। वृष्टि और नलिनी जी पहले ही पहुंच चुकी थीं। घर के बाहर गाड़ी से टिककर वे मल्हार का इंतजार कर रही थीं। नलिनी जी की आंखों में शर्म और उदासी थी। तभी मल्हार की गाड़ी आकर रुकी। वह उतरकर वृष्टि को अनदेखा करता हुआ सीधे अपनी मां के पास पहुंचा। नलिनी जी शर्मिंदा होकर बोली, वो मैं रास्ता भूल गई थी बेटा। दिल घबराने लगा तो जरा घूमने निकल गई थी। उनकी आवाज धीमी पड़ गई। बेटे की हालत देखकर उन्हें अंदाजा हो गया कि उनकी वजह से वह कैसी पीड़ा से गुजरा है। मल्हार आगे बढ़ा और नलिनी जी को गले से लगा लिया। सॉरी माँ। उसकी आवाज भीगी हुई थी। उसने कसकर उन्हें गले लगा लिया। नलिनी जी खुद की हरकत कर शर्मिंदा होकर रह गई। वृष्टि असमंजस में खड़ी दोनों को देख रही थी। पहले तो मामला सामान्य लगा, पर मल्हार को माफी मांगते देख कुछ और ही रंग दिखा। अब वृष्टि को मल्हार के घर में कुछ भी नॉर्मल सा नहीं दिखाई पड़ रहा था, क्योंकि एक ही बात जो वो हर बार नोटिस करती आई है, मल्हार की वाइफ ध्वनि वो कहाँ है इस वक्त। वृष्टि दोनों को देखते हुए सोच ही रही थी कि तभी उसे घर के अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आई। मीत। उसने फौरन दोनों की तरफ देखते हुए ऊंची आवाज में पूछा, अंदर मीत अकेला है क्या? मीत का नाम सुनते ही मल्हार और नलिनी जी दोनों जैसे चेतना में लौट आए। नलिनी जी को खुद से अलग कर मल्हार के साथ वो दोनों भी भागकर घर के अंदर गए। आंसू भरी आंखों, लाल चेहरे और डरी हुई हालत में मीत पूरे घर में अकेला बाबा और दादी को ढूंढ रहा था, बार बार पुकार रहा था। उसे देखकर तीनों का दिल बैठ गया। मल्हार दर्द से अपने बेटे को और उसकी हालत को देख रहा था। मीत सहमा हुआ खड़ा था और नलिनी जी शर्मिंदा थीं। उनकी वजह से आज पहली बार बाप बेटा एक दूसरे की ओर बढ़ भी नहीं पा रहे थे। तभी पीछे से वृष्टि आगे आई। दोनों की बगल से निकलते हुए उसने मीत को अपनी बाहों में उठा लिया और सीने से लगा लिया। शर्मिंदगी थी जो नलिनी जी की आंखों से जा नहीं रही थी, और पछतावा मल्हार के दिल से। दोनों ने मिलकर आज एक मासूम बच्चे की क्या दुर्गति कर दी थी। इसके लिए तो भगवान भी शायद ही माफ करे। नलिनी जी धीमे कदमों से वृष्टि की गोद में दुबके मीत के पास गईं। उसके सिर पर हाथ फेरा तो मीत ने वृष्टि के सीने में दुबके अपने चेहरे को उठाया और उनकी तरफ देखा। एक ही दिन में उस बच्चे का कोमल हंसमुख चेहरा मुरझाकर छोटा सा हो गया था। नलिनी जी ने भी आंखों में ममता लिए उसे देखा। बेटे की खुशी की खातिर आज वो किस हद तक चली गई थीं। उन्होंने मीत के सिर पर प्यार से हाथ फेरा। उसका हाथ जो नीचे लटक रहा था उठाकर उसकी हथेली को चूमा और अपने कमरे में चली गईं। वृष्टि बस खामोशी से सब देख रही थी और समझ चुकी थी कि बात कुछ अलग और बहुत गंभीर है। उसने मल्हार की तरफ देखा। वो वहीं खड़ा सब चुपचाप देख रहा था। वृष्टि ने मीत को देखा। उसके होंठ सूखे हुए लग रहे थे। उसने घूमकर सामने देखा जहां किचन था। वो मीत को लेकर वहां आई और ग्लास में पानी भरकर उसे पिलाया। वो सच में प्यासा था। एक ही सांस में आधा ग्लास पानी पी गया और फिर गहरी सांस ली।
ज्यादा रोने से शायद गला सूखने लगा था उसका। उसके होठ पानी से भीग गए थे। वृष्टि ने अपने स्टोल से उन्हें पोंछ दिया। जब वो उसे लेकर बाहर आई तो उसने देखा कि मल्हार ऊपर जा रहा था। अपने में खोया वो बहुत परेशान लग रहा था। मीत ने उसे जाते देखा तो कसमसाकर रह गया। बाबा, वृष्टि ने उसे सहलाते हुए संभाल लिया। भूख लगी है आपको? उसने प्यार से पूछा। वृष्टि उसे अपने साथ वापस किचन की तरफ ले आई, लेकिन डाइनिंग टेबल पर रखी चॉकलेट और गेम देखकर रुक गई। ओहो, ये किसके हैं? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। चॉकलेट देखते ही मीत के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान उभर आई। ये कौन लाया है? मीत के बाबा, वृष्टि ने उसे बहलाते हुए पूछा। मीत ने खुशी से सिर हिला दिया और सब कुछ भूलकर चॉकलेट देखने लगा। आपको खानी है? वृष्टि के कहते ही वो मचलते हुए चॉकलेट की तरफ लपका। वृष्टि ने उसे कुर्सी पर बैठाकर चॉकलेट पकड़ा दी और खुद किचन की तरफ चली आई। जब वो बाहर आई तो उसके हाथ में चाय का कप और पानी का ग्लास था, जिन्हें लेकर वो नलिनी जी के कमरे में गई। वे लेटी हुई थीं। आंटी, चाय। वृष्टि की आवाज सुनकर नलिनी जी ने आंखें खोलीं और बैठ गईं। अरे बेटा, रहने देती। अभी कुक आता तो बना देता। सिर दुख रहा था तो आकर लेट गई। कोई बात नहीं आंटी जी, सिर्फ चाय ही तो बनाई है। चाय को देखते हुए उन्होंने फिक्र से वृष्टि को देखा। बेटा, वो मल्हार, उनके लिए भी चाय बनाई है। उसका कमरा ऊपर है, उन्होंने बताया और वृष्टि बताने जा मतलब समझ गई। मैं दे आऊंगी उनको भी, आप चिंता मत करो। वृष्टि ने उनको तसल्ली दी और बाहर चली आई। कुछ ही देर में वो ट्रे में 2 कप रखकर वो ऊपर जाने लगी तो मीत भी उसके साथ हो लिया। एक हाथ में चाय की ट्रे और दूसरे में मीत का हाथ थामे वृष्टि मल्हार के कमरे के बाहर आकर रुकी। बाबा को आवाज लगाओ, वृष्टि ने कहा। कहना मानते हुए मीत ने जोर से पुकारा, बाबा। मीत ने पूरे जोर लगाकर आवाज लगाई थी पर बेचारा वो नन्ही सी जान। मल्हार ने नहीं सुना तो वृष्टि ने कहा, एक बार और। इस बार मीत ने और जोर से पुकारा, बाबा। और तभी दरवाजा खुला। बदले हुए कपड़ों में मल्हार सामने था। शायद बाथरूम से निकलकर आया था। वृष्टि को देखकर पहले उसने मीत को गोद में लिया। चाय। एक हाथ खाली होते ही वृष्टि ने दोनों हाथों से ट्रे आगे बढ़ाई। अंदर आ जाओ वृष्टि, दरवाजे के आगे से हटकर मल्हार ने कहा। झिझकते हुए वृष्टि अंदर चली आई। उसे अंदाजा हो गया था कि यहां ध्वनि नहीं है। इसे रख दो और बैठ जाओ, मल्हार ने कहा। वृष्टि सामने सोफे पर बैठ गई और चाय टेबल पर रख दी। पी लीजिए, नहीं तो ठंडी हो जाएगी। मल्हार ने एक कप उठाकर वृष्टि को पकड़ा दिया और मीत को बेड पर बैठा दिया। फिर खुद दूसरा कप लेकर उसके सामने बैठ गया। थैंक यू वृष्टि। अगर आज तुम नहीं होती तो मैं अकेला कैसे। आप पहले चाय पीजिए, बहुत थके हुए लग रहे हैं। मल्हार ने वृष्टि को देखा, पता नहीं क्यों उसके सीने में एक टीस सी उठी। उसने खामोशी से कप उठाकर होठों से लगाया। मीत अब खुश था, कुछ ज्यादा ही खुश। पता नहीं उसके छोटे से मन में क्या चल रहा था। वो उछलता हुआ मल्हार के पास आया और वृष्टि को देखकर बोला, बाबा, ये मम्माएं। इतना सुनते ही मल्हार ने शर्मिंदगी से वृष्टि को देखा, जो माथे पर बल लिए हैरानी से मीत को देख रही थी। सॉरी वृष्टि, ये बस गलती से। फिर मीत से कहा, मीत बेटा, ये आंटी हैं।
वृष्टि की आवाज सुनकर नलिनी जी ने आंखें खोलीं और बैठ गईं। अरे बेटा, रहने देती, अभी कुक आता तो बना देता। सिर दुख रहा था तो आकर लेट गई। कोई बात नहीं आंटी जी, सिर्फ चाय ही तो बनाई है। चाय को देखते हुए उन्होंने फिक्र से वृष्टि को देखा। बेटा, वो मल्हार, उनके लिए भी चाय बनाई है। उसका कमरा ऊपर है, उन्होंने बताया, और वृष्टि बताने जा मतलब समझ गई। मैं दे आऊंगी उनको भी, आप चिंता मत करो। वृष्टि ने उनको तसल्ली दी और बाहर चली आई। कुछ ही देर में वो ट्रे में 2 कप रखकर वो ऊपर जाने लगी तो मीत भी उसके साथ हो लिया। एक हाथ में चाय की ट्रे और दूसरे में मीत का हाथ थामे वृष्टि मल्हार के कमरे के बाहर आकर रुकी। बाबा को आवाज लगाओ, वृष्टि ने कहा। कहना मानते हुए मीत ने जोर से पुकारा, बाबा। मीत ने पूरे जोर लगाकर आवाज लगाई थी पर बेचारा वो नन्ही सी जान। मल्हार ने नहीं सुना तो वृष्टि ने कहा, एक बार और। इस बार मीत ने और जोर से पुकारा, बाबा। और तभी दरवाजा खुला। बदले हुए कपड़ों में मल्हार सामने था। शायद बाथरूम से निकलकर आया था। वृष्टि को देखकर पहले उसने मीत को गोद में लिया। चाय। एक हाथ खाली होते ही वृष्टि ने दोनों हाथों से ट्रे आगे बढ़ाई। अंदर आ जाओ वृष्टि, दरवाजे के आगे से हटकर मल्हार ने कहा। झिझकते हुए वृष्टि अंदर चली आई। उसे अंदाजा हो गया था कि यहां ध्वनि नहीं है। इसे रख दो और बैठ जाओ, मल्हार ने कहा। वृष्टि सामने सोफे पर बैठ गई और चाय टेबल पर रख दी। पी लीजिए, नहीं तो ठंडी हो जाएगी। मल्हार ने एक कप उठाकर वृष्टि को पकड़ा दिया और मीत को बेड पर बैठा दिया। फिर खुद दूसरा कप लेकर उसके सामने बैठ गया। थैंक यू वृष्टि, अगर आज तुम नहीं होती तो मैं अकेला कैसे। आप पहले चाय पीजिए, बहुत थके हुए लग रहे हैं। मल्हार ने वृष्टि को देखा, पता नहीं क्यों उसके सीने में एक टीस सी उठी। उसने खामोशी से कप उठाकर होठों से लगाया। मीत अब खुश था, कुछ ज्यादा ही खुश। पता नहीं उसके छोटे से मन में क्या चल रहा था। वो उछलता हुआ मल्हार के पास आया और वृष्टि को देखकर बोला, बाबा, ये मम्माएं। इतना सुनते ही मल्हार ने शर्मिंदगी से वृष्टि को देखा, जो माथे पर बल लिए हैरानी से मीत को देख रही थी। सॉरी वृष्टि, ये बस गलती से। फिर मीत से कहा, मीत बेटा, ये आंटी हैं। वृष्टि की आवाज सुनकर नलिनी जी ने आंखें खोलीं और बैठ गईं। अरे बेटा, रहने देती, अभी कुक आता तो बना देता। सिर दुख रहा था तो आकर लेट गई। कोई बात नहीं आंटी जी, सिर्फ चाय ही तो बनाई है। चाय को देखते हुए उन्होंने फिक्र से वृष्टि को देखा। बेटा, वो मल्हार, उनके लिए भी चाय बनाई है। उसका कमरा ऊपर है, उन्होंने बताया, और वृष्टि बताने जा मतलब समझ गई। मैं दे आऊंगी उनको भी, आप चिंता मत करो। वृष्टि ने उनको तसल्ली दी और बाहर चली आई। कुछ ही देर में वो ट्रे में 2 कप रखकर वो ऊपर जाने लगी तो मीत भी उसके साथ हो लिया। एक हाथ में चाय की ट्रे और दूसरे में मीत का हाथ थामे वृष्टि मल्हार के कमरे के बाहर आकर रुकी। बाबा को आवाज लगाओ, वृष्टि ने कहा। कहना मानते हुए मीत ने जोर से पुकारा, बाबा। मीत ने पूरे जोर लगाकर आवाज लगाई थी पर बेचारा वो नन्ही सी जान। मल्हार ने नहीं सुना तो वृष्टि ने कहा, एक बार और। इस बार मीत ने और जोर से पुकारा, बाबा। और तभी दरवाजा खुला। बदले हुए कपड़ों में मल्हार सामने था। शायद बाथरूम से निकलकर आया था।
वृष्टि को देखकर पहले उसने मीत को गोद में लिया। चाय। एक हाथ खाली होते ही वृष्टि ने दोनों हाथों से ट्रे आगे बढ़ाई। अंदर आ जाओ वृष्टि। दरवाजे के आगे से हटकर मल्हार ने कहा। झिझकते हुए वृष्टि अंदर चली आई। उसे अंदाजा हो गया था कि यहां ध्वनि नहीं है। इसे रख दो और बैठ जाओ, मल्हार ने कहा। वृष्टि सामने सोफे पर बैठ गई और चाय टेबल पर रख दी। पी लीजिए, नहीं तो ठंडी हो जाएगी। मल्हार ने एक कप उठाकर वृष्टि को पकड़ा दिया और मीत को बेड पर बैठा दिया। फिर खुद दूसरा कप लेकर उसके सामने बैठ गया। थैंक यू वृष्टि। अगर आज तुम नहीं होती तो मैं अकेला कैसे। आप पहले चाय पीजिए, बहुत थके हुए लग रहे हैं। मल्हार ने वृष्टि को देखा, पता नहीं क्यों उसके सीने में एक टीस सी उठी। उसने खामोशी से कप उठाकर होठों से लगाया। मीत अब खुश था, कुछ ज्यादा ही खुश। पता नहीं उसके छोटे से मन में क्या चल रहा था। वो उछलता हुआ मल्हार के पास आया और वृष्टि को देखकर बोला, बाबा ये मम्माएं। इतना सुनते ही मल्हार ने शर्मिंदगी से वृष्टि को देखा, जो माथे पर बल लिए हैरानी से मीत को देख रही थी। सॉरी वृष्टि, ये बस गलती से। फिर मीत से कहा, मीत बेटा ये आंटी हैं। मीत ने मायूस होकर वृष्टि को देखा। ये मम्मा नहीं अंती ऐ, मीत ने दोहरा दिया। ये अपनी मम्मी को नहीं पहचानता। वृष्टि हैरानी से बोली, इसकी मम्मी कहाँ है। आखिर पूछ ही लिया। वो पता नहीं, शायद उनकी डेथ हो चुकी है। मल्हार बेचारा कुछ सोचते हुए बोला, क्योंकि कुछ वक्त पहले उसने यही अफवाह सुनी थी कि गांव में बाढ़ के साथ उनका पूरा परिवार बह गया। क्या? शायद डेथ हो गई। वृष्टि की हैरानी की कोई सीमा नहीं थी। आपकी वाइफ की डेथ हो गई और आपको पता नहीं? ये कैसी बात हुई? वो बौखला गई। मल्हार उलझन में उसे देखने लगा। मेरी वाइफ? वो कहां से आ गई? मल्हार ने पूछा। वृष्टि का सब्र अब टूट गया। मीत की मम्मी यानी आपकी वाइफ ध्वनि मैम। कहां से आई, कहां गई, आप बताइए न। ध्वनि? उसका नाम सुनते ही मल्हार चौंक उठा। हाँ ध्वनि। कहाँ है वो? वो आपके और मीत के साथ क्यों नहीं रहती? वो हमारे साथ क्यों रहेंगी? मल्हार ने चाय का खाली कप मेज पर रख दिया। आप दोनों का डाइवोर्स हो गया क्या? वृष्टि ने झिझकते हुए पूछा। हम दोनों की शादी ही नहीं हुई थी तो डाइवोर्स क्यों होगा? वृष्टि को यह पहला झटका लगा। आप झूठ बोल रहे हैं। आपने उनसे शादी की थी। उसने घबराकर कहा। कब? तुम्हें किसने बताया? मल्हार भी हैरान था। किसी ने नहीं। मैं खुद आई थी उस दिन आपसे मिलने, क्योंकि मैं उस दिन अमेरिका जा रही थी। सोचा जाने से पहले आपसे मिल लूं। और उसी दिन जब मैं हॉस्पिटल आई तो पता चला आपकी शादी है। मीत ने मायूस होकर वृष्टि को देखा। ये मम्मा नहीं अंती ऐ, मीत ने दोहरा दिया। ये अपनी मम्मी को नहीं पहचानता। वृष्टि हैरानी से बोली, इसकी मम्मी कहाँ है? आखिर पूछ ही लिया। वो पता नहीं, शायद उनकी डेथ हो चुकी है। मल्हार बेचारा कुछ सोचते हुए बोला, क्योंकि कुछ वक्त पहले उसने यही अफवाह सुनी थी कि गांव में बाढ़ के साथ उनका पूरा परिवार बह गया। क्या? शायद डेथ हो गई। वृष्टि की हैरानी की कोई सीमा नहीं थी। आपकी वाइफ की डेथ हो गई और आपको पता नहीं? ये कैसी बात हुई? वो बौखला गई। मल्हार उलझन में उसे देखने लगा। मेरी वाइफ?
वो कहाँ से आ गई? मल्हार ने पूछा। वृष्टि का सब्र अब टूट गया। मीत की मम्मी यानी आपकी वाइफ ध्वनि मैम। कहाँ से आई, कहाँ गई, आप बताइए न। ध्वनि। उसका नाम सुनते ही मल्हार चौंक उठा। हाँ ध्वनि। कहाँ है वो? वो आपके और मीत के साथ क्यों नहीं रहती? वो हमारे साथ क्यों रहेंगी? मल्हार ने चाय का खाली कप मेज पर रख दिया। आप दोनों का डाइवोर्स हो गया क्या? वृष्टि ने झिझकते हुए पूछा। हम दोनों की शादी ही नहीं हुई थी तो डाइवोर्स क्यों होगा? वृष्टि को यह पहला झटका लगा। आप झूठ बोल रहे हैं। आपने उनसे शादी की थी। उसने घबराकर कहा। कब? तुम्हें किसने बताया? मल्हार भी हैरान था। किसी ने नहीं। मैं खुद आई थी उस दिन आपसे मिलने। क्योंकि मैं उस दिन अमेरिका जा रही थी। सोचा जाने से पहले आपसे मिल लूं। और उसी दिन जब मैं हॉस्पिटल आई तो पता चला आपकी शादी है। हाँ बुआ जी। मिल गई थीं, आपको मैसेज भी तो कर दिया था न। प्रेरणा जी का फोन आया था। वृष्टि उन्हें नलिनी जी के बारे में बता रही थी। उनकी तबीयत ठीक है, बस रास्ता भूल गई थीं। ओके, मैं कह दूंगी। अच्छा, आप बात कर लीजिए। वृष्टि ने फोन मल्हार की तरफ बढ़ा दिया। बुआ जी को आपसे बात करनी है। वृष्टि के बताने पर मल्हार ने फोन ले लिया। कुछ पल औपचारिक बातें करने के बाद उन्होंने खुद मल्हार को विद फैमिली डिनर पर इनवाइट किया, जिसके लिए हाँ कहने के बाद उसने फोन वापस वृष्टि को लौटा दिया। आती हूँ थोड़ी देर में, कहकर वृष्टि ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। अब बताइए ये सब क्या है? वृष्टि ने मल्हार की ओर देखते हुए पूछा। हाँ बुआ जी। मिल गई थीं, आपको मैसेज भी तो कर दिया था न। प्रेरणा जी का फोन आया था। वृष्टि उन्हें नलिनी जी के बारे में बता रही थी। उनकी तबीयत ठीक है, बस रास्ता भूल गई थीं। ओके, मैं कह दूंगी। अच्छा, आप बात कर लीजिए। वृष्टि ने फोन मल्हार की तरफ बढ़ा दिया। बुआ जी को आपसे बात करनी है। वृष्टि के बताने पर मल्हार ने फोन ले लिया। कुछ पल औपचारिक बातें करने के बाद उन्होंने खुद मल्हार को विद फैमिली डिनर पर इनवाइट किया, जिसके लिए हाँ कहने के बाद उसने फोन वापस वृष्टि को लौटा दिया। आती हूँ थोड़ी देर में, कहकर वृष्टि ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। अब बताइए ये सब क्या है? वृष्टि ने मल्हार की ओर देखते हुए पूछा। गलतफहमी है जो तुम्हें हुई थी। उस दिन ध्वनि की शादी थी, मेरी नहीं। मल्हार ने बेहद लापरवाही से कहा, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आपकी नहीं थी? ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो आपसे। फिर शादी किसी और से कैसे? वृष्टि का सवाल मल्हार को भीतर तक चुभ गया। उसी पल उसे ध्वनि का धोखा और उसके साथ किया गया विश्वासघात याद आ गया। चेहरे पर पीड़ा के भाव लौट आए। यह सवाल उसे फिर से अंदर तक सुलगा गया। आपको तकलीफ हुई मेरे पूछने से? वृष्टि ने मल्हार के चेहरे पर आई सिकुड़न महसूस की तो अपनी गलती का एहसास हुआ। रहने दीजिए, मत बताइए। आप पहले ही बहुत परेशान हैं। मैं सच में बहुत परेशान हूँ वृष्टि। सर झुकाए वृष्टि के सामने बैठे मल्हार की सांसें भारी हो रही थीं, जैसे बड़ी मुश्किल से उसने ये कहा हो। परेशान हो गया हूँ इस जीवन से। सुकून की तलाश में ही यहाँ तक चला आया। पर अब लगता है नसीब में ही सुकून नहीं है, तो कहीं भी चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। वृष्टि ध्यान से मल्हार को देख रही थी, उसका दिल बैठता जा रहा था। वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मल्हार जैसा मजबूत इंसान इस तरह टूट सकता है। दुख से उसका चेहरा सिकुड़ने लगा। आप
वृष्टि मल्हार को सांत्वना देना चाहती थी, धैर्य बंधाना चाहती थी, पर उससे कहीं ज्यादा उसे मल्हार की तकलीफ भारी लगी और अपने शब्द बहुत छोटे। शायद उसकी उलझन समझकर या फिर अपने दिल का बोझ हल्का